नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट आईटीआई अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एस्टिमेशन यानी कि प्राकलन क्या होता है। अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपसे कहूँ तो किसी भी सिविल निर्माण कार्य में होने वाले सभी मौद्रिक खर्चे और मटेरियल की मात्रा और उसके साथ ही साथ उसमें लगने वाले कामगारों की संख्या का आकलन किया जाता है। ये सारी प्रक्रिया जब की जाती है तो उसको हम एस्टिमेशन कहते हैं। जब इस मात्रा के परिप्रेक्ष्य में जब हम उसका प्राइस यानी कि दाम कैलकुलेट करते हैं, दाम की गणना करते हैं, तो उसको कॉस्टिंग बोलते हैं। अब ये हमारे लिए आवश्यक क्यों है या ये किस तरह किया जाता है, तो मैं आपसे अगर इसके बारे में कहूँगा तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि कोई भी भवन निर्माण कार्य करना है, कोई सड़क निर्माण करनी है, कोई नहर बनाना है, तो उससे संबंधित खर्चों के बारे में आपके पास सूचना जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप यह आकलन कर सकें, यह गणना कर सकें कि उस पर्टिकुलर चीज़ को, मसलन आप रोड बनाने जा रहे हैं, आप नहर बनाने जा रहे हैं, उसको बनाने में जो खर्च होगा और जो उसके इस्तेमाल करने वालों के वजह से जो रेवेन्यू यानी कि जो कर आप जनरेट कर पाएंगे, पैसा जो इकट्ठा कर पाएंगे, दोनों में क्या संबंध है। अगर आपने खर्च ज़्यादा कर दिया, उससे होने वाला रेवेन्यू कम है, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी फीजिबल नहीं माना जाएगा, उसको कभी भी धरातल पे नहीं उतारा जाएगा। और कई बारी ऐसा होता है कि रेवेन्यू को ही ध्यान में न रखते हुए लोगों के जन सुविधा, जन परोपकारी कार्य जो होते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि पर्टिकुलर कोई काम करने से कितने लोगों का कितना जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा है। अगर एक बहुत बड़ा समाज उससे प्रभावित हो रहा है, मसलन उससे लाभ ले पा रहा है, तब भी कह सकते हैं कि वो जन कल्याणकारी योजनाओं को करने का जिम्मेदारी हमारी सरकारों का होता है। और प्राकलन के माध्यम से जब उस पर होने वाले खर्चे का और उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों को होने वाले फ़ायदे का जब गणना हम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम उस निर्माण कार्य को अंजाम देते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे परियोजना की अनुमानित लागत हमें पता चलती है प्राकलन के माध्यम से। उसके बाद कार्यदायी संस्था, मसलन सरकार तो काम खुद करती नहीं, अलग अलग सरकार की ही यूनिट्स है, कार्यदायी संस्थाएं हैं, कुछ निजी क्षेत्र की संस्थाएं हैं, वो इस कार्य को संपादित करती हैं। तो उसमें लगने वाले समय का भी आकलन हम इसमें निहित करते हैं, जो हम प्राकलन करते हैं अपने सिविल निर्माण कार्य की। और कोई योजना जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं, मसलन हमने एक बहुमंजिला इमारत बना ली, जब हमें पहले से उसमें होने वाले खर्चों का आकलन होगा, तभी हम बाद में अगर हमें उस बहुमंजिला इमारत के फ्लैट को बेचना है या फिर किराए पर देना है, तो हम उसके दाम को सटीक रूप से निर्धारित कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में जानते हैं। तकनीकी शब्द इसलिए जान लेना ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम प्राकलन कर रहे होंगे, एस्टिमेशन कर रहे होंगे, तो उसमें हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं बात करूँ साइट प्लान की, तो साइट प्लान से आपको यह समझ लेना चाहिए कि जो भूमि आपने चिन्हित की है, जहाँ पे निर्माण कार्य करना है, उसके सारे फीचर्स को जब हम स्टडी करते हैं, बनाते हैं, तो उसको साइट प्लान कहते हैं। मसलन रोड किधर से जा रही है, नाला किधर से, जो पहले से बने हुए नाले हैं वो किधर है, किधर जो है पेड़ पौधों का बहुत ज़्यादा संख्या है, इस तरीके की जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो साइट प्लान के अंदर आता है। जब हम लेआउट प्लान की बात करते हैं, तो लेआउट प्लान में अगर हम उदाहरण के तौर पे भवन लेते हैं, तो भवन की जो सीमाएं हैं, मसलन उसकी नींव बनाने के लिए जो खुदाई करनी है उसको चिन्हित करते हैं। और उसमें अलग अलग जो फीचर्स होते हैं, मसलन कमरे का साइज़ क्या होगा, टॉयलेट का साइज़ क्या होगा, वरामदा कहाँ होगा, तो ये सारी जब डिटेल्स शो की जाती हैं तो उसको हम लेआउट प्लान की श्रेणी में रखते हैं। प्लिंथ एरिया भवन के बाहरी अहाते से की गई माप होती है। उसके क्षेत्रफल की गणना करने के बाद हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि हमारा जो कवर्ड एरिया है वो कितना आता है। आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि प्लिंथ एरिया हमेशा इस्तेमाल योग्य नहीं होती। इसको कई बारी हम एस्टिमेशन में इस्तेमाल करते हैं। इस एरिया से हम कुछ मल्टीप्लाई करके, कुछ हम इसका गुणांक ले करके हम एस्टिमेशन कर पाते हैं। फ्लोर एरिया की अगर मैं बात करूं, तो जो दीवारें आपने बना रखी है उसके अंदरूनी माप को हम जब लेते हैं तो उसको हम फ्लोर एरिया, और उससे जो क्षेत्रफल कैलकुलेट होता है उसको फ्लोर एरिया बोलते हैं। आप हमेशा ही फ्लोर एरिया को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मसलन बेडरूम में, वरांदे में या फिर स्टेयर केस में, ये सारा का सारा हम कैलकुलेट करते हैं फ्लोर एरिया में। वहीं जब हम कारपेट एरिया की बात करते हैं,
तो फ्लोर एरिया में से ऐसी जगह को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, जिनका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। मसलन वरामदे या स्टेयर केस, इसमें सिर्फ आने जाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रहने के लिए आप अपने लिविंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो कारपेट एरिया में आप फ्लोर एरिया में से जब आप वरांदा, स्टेयर के आदि का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वो आपको कारपेट एरिया मिल जाता है। कुछ कंटिंजेंसी होती है। कंटिंजेंसी वो खर्च होते हैं किसी भी निर्माण कार्य में जिनको श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। मसलन कुछ अप्रत्याशित घटना होती है आपके साइट पर जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये वर्षा ऋतु है, आपने नींव की खुदाई करी है नींव बनाने के लिए, लेकिन बारिश हो गई, पानी भर गया, तो आपको पंप लगा करके उस पानी को बाहर निकालना होगा। वो जो खर्च होगा वो अप्रत्याशित है और उसको हम कंटिंजेंसीज़ में रखते हैं। इसको अमूमन 3% से 5% तक हम कैलकुलेट करते हैं, गणना में इसको शामिल करते हैं। वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट्स में की अगर मैं बात करूं तो आपके साइट का रखवाली करने के लिए आपको चौकीदार रखना पड़ेगा, कुछ सुपरवाइज़र्स की नियुक्ति करनी पड़ेगी जिनको आप सीधे वेतन के रूप में पैसा दे रहे होते हैं। तो ये जो एडिशनल खर्च है, एक्स्ट्रा खर्च है, इसको आप वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट्स में जोड़ते हैं और ये अमूमन 2% तक होता है, जितना भी आपका डिटेल्ड कॉस्ट आती है पूरे भवन की। शेड्यूल ऑफ रेट, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शेड्यूल ऑफ रेट हमारे जिस अलग अलग प्रदेश के जो लोक निर्माण विभाग है उनके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें डिटेल्ड लिखा होता है कि आपके ब्रिक का प्राइस क्या होगा, लेबर के क्या कॉस्ट होंगे, मसलन पर डे अगर आप लेबर हायर करते हैं तो उसकी क्या कॉस्टिंग आएगी, और भी अलग अलग जो निर्माण कार्य में लगने वाली सामग्री है उसके अलग अलग क्या दाम होंगे। ये सारा का सारा निर्धारण अमूमन लोक निर्माण विभाग करता है और हर प्रदेश के लिए अलग अलग ये होता है। बिल ऑफ क्वांटिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आइटम ऑफ वर्क, मतलब आपके निर्माण कार्य में जो अलग अलग कार्य होते हैं उनके बारे में डिटेल चर्चा की जाती है, उनकी मात्रा और दर को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये बिल ऑफ क्वांटिटीज़ में ये सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ एस्टिमेट्स में। टाइप ऑफ एस्टिमेट्स में अगर हम देखें तो रफ कॉस्ट एस्टिमेट है और आइटम रेट एस्टिमेट है। रफ कॉस्ट एस्टिमेट में हम डिटेल एस्टिमेशन नहीं करते हैं। किसी एक पूर्व में बने हुए समान प्रवृत्ति के मकान का कॉस्ट हम देख लेते हैं। अगर हम भवन निर्माण की बात कर रहे हैं उसके दाम को देख लेते हैं और उसी से कंपेयर कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए 1250 स्क्वायर फीट में किसी ने मकान बनाया, उसमें मान लीजिए 20 लाख खर्च लगा, तो हम अगर उसी एरिया में अगर हम कोई और भी निर्माण करने वाले हैं, मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट में कोई मकान बनाने वाले हैं, तो उसके रेट से हम कंपेयर करके एक रफ़ एस्टीमेट हम बना लेते हैं कि हमारा मकान बनाने में इतना खर्चा होगा। जब डिटेल में हम जाते हैं तो हमें मिलता है अप्रॉक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट। इसमें ठीक वैसा ही है जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको कि पहले से बने हुए निर्माण कार्य के जो दाम हैं, प्राइजेज़ हैं, उससे हम रेफरेंस ले करके पुनर्निर्माण कार्य जो नया वाला करने हैं हमको, उसका हम दाम एक रफली एस्टिमेट कर लेते हैं। प्लिंथ एरिया में क्या होता है, जो बिल्टअप एरिया है, प्लिंथ एरिया है, मसलन अगर हमने मान लीजिए 2100 स्क्वायर फीट में कोई मकान बनाया है पहले से, उसमें कुछ एक लमसम मान लीजिए 40 लाख रुपीज़ खर्चा हुआ, 40 लाख रुपया खर्चा हुआ, तो हम उसमें पर स्क्वायर फीट एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं और जो हम नया कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उसी क्षेत्र में उसके एरिया से, क्षेत्रफल से उसको गुणा करके हमें एक प्लिंथ एरिया के हिसाब से मिल जाता है। इसी तरीके से क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट है। क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट में हम अपने पूरे अगर हम भवन निर्माण कार्य कर रहे हैं तो उसके पूरे आयतन को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं और सेम उसी एरिया में बने हुए सेम प्रवृत्ति के मकान का हम क्यूबिकल रेट पता कर लेते हैं, दोनों के एरिया को कंपेयर कर लेते हैं, वहाँ से जो हम रेट्स निकालते हैं उसको हम रख लेते हैं क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट में। बात कर लेते हैं डिटेल एस्टिमेशन में। डिटेल एस्टिमेशन में हम अलग अलग कार्यों की गणना अलग अलग करते हैं। जैसे इसमें डिटेल एस्टिमेट में मसलन आप घर बना रहे हैं तो दीवार का अलग निकालेंगे, दीवार में भी ब्रिक वर्क का अलग निकालेंगे, मोटार का प्राइस अलग निकालेंगे, छत में लगी हुई आरसीसी का अलग निकालेंगे और फिर उससे संबंधित कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, जैसे आपने कोई निर्माण कार्य आज शुरू किया, उसको कंप्लीट होने में 2 साल लगा, तब तक मार्केट में सारे दाम जो मटेरियल के रेट्स हैं वो बढ़ गए,
तो हमें एक नया रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाना पड़ता है वो एस्केलेशन के साथ कि कितना दाम बढ़ गया, ताकि उसको अच्छे से उस कार्य को कंप्लीट किया जा सके। उसका हम रिवाइज एस्टीमेट में कैलकुलेशन करते हैं। जब हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की बात करते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि हमने कोई निर्माण कार्य अगर किया है, उसके एडिशन में हमें कुछ और भी निर्माण कार्य करना है, जिससे कि पहले वाला बनाया हुआ निर्माण हमारा ज़्यादा सुलभ हो सके लोगों के इस्तेमाल के लिए, तो उसको हम सप्लीमेंट्री एस्टीमेट की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरीके से एनुअल रिपेयर एस्टीमेट है, हर साल जो भवन को बढ़िया सुरक्षित रखने के लिए और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, चलाने का मतलब ये है कि उसको इस्तेमाल करने वालों को सुविधा लगातार मिलती रहे, इसको सुनिश्चित करने के लिए जो हम जो काम करते हैं रिपेयरिंग का, उस रिपेयरिंग का जब हम एस्टीमेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनुअल रिपेयर एस्टीमेट। इसी तरीके से एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट होता है। जैसे हमने कोई मान लीजिए 2 मंजिला इमारत बनाई है, उसमें 1 मंजिला और निर्माण करना है, तो वो एक्सटेंशन की श्रेणी में आएगा, और फिर जो उसका अलग से हम एस्टीमेट करेंगे उसको हम एक्सटेंशन की श्रेणी में रखेंगे, एक्सटेंशन एंड इम्प्रूवमेंट एस्टीमेट की श्रेणी में रखेंगे। तो ये कुछ रफली हमने देखा कि कितने तरह के एस्टीमेट होते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस काम को किस में मेज़र किया जाता है। हम लोग फटाफट इस पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अर्थवर्क समझेंगे। अर्थवर्क का मतलब क्या है कि मिट्टी संबंधी काम, मसलन आप नींव बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करेंगे, फिर प्लिंथ लेवल तक उसको फ्लोर बनाने के लिए आप मिट्टी का भराव करेंगे। तो मिट्टी के साथ जितनी भी डीलिंग आप करते हैं, जितना भी काम करते हैं, उसको अर्थवर्क की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें एक शब्द होता है लीड एंड लिफ्ट, यह स्टैंडर्ड शब्द है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। लीड का मतलब होता है कितनी दूर से मिट्टी ले आनी है या कितनी दूर मिट्टी ले जानी है, और लिफ्ट का मतलब क्या है, कितनी ऊंचाई पर आपको कितनी गहराई से ऊंचाई तक मिट्टी ले आनी है। तो ये लीड एंड लिफ्ट के हिसाब से ही अर्थवर्क का कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि आप लेबर एक हायर करते हैं तो उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि दिन भर में वो कितना काम करेगा, तो वो लीड एंड लिफ्ट मसलन ये 30 मीटर दूर तक का वो मतलब एक लेबर का जो पर डे चार्जेस होता है अर्थवर्क के लिए, 30 मीटर दूर तक और लगभग 1.5 से 2 मीटर हाइट तक मिट्टी के साथ डील करने का उसका एस्टीमेट बनाया जाता है। तो लीड मतलब दूरी होती है, लिफ्ट मतलब ऊंचाई की, कितना ऊंचाई या गहराई से मिट्टी को उठाया जा रहा है। अब देखिए, एक्सकेवेशन यानी कि मिट्टी की खुदाई, हम इसका आकलन किस में करते हैं, ये क्यूबिक मीटर में करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई पठार या पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ निर्माण कार्य करना है, तो वहाँ पर जब आप पत्थर तोड़ रहे होंगे, एक्सकेवेट कर रहे होंगे, तो उसको भी क्यूबिक मीटर में करेंगे। अर्थ फिलिंग यानी कि आपने फाउंडेशन में जो खड्डा खोद दिया, प्लिंथ ऊपर हो गई हमारे ग्राउंड लेवल से, उसमें मिट्टी डालनी है, तो उसको फिलिंग कहा जाता है, वो भी क्यूबिक मीटर में आती है। फिर उसके बाद फिलिंग इन प्लिंथ, मतलब प्लिंथ लेवल पे जो मिट्टी भरी जाएगी उसको भी हम क्यूबिक मीटर में करेंगे। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे अर्थवर्क इन बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई निर्माण किया और हम चाहते हैं कि उसके पीछे मिट्टी सपोर्ट में लगे, तो वो बैंकिंग की श्रेणी में आता है। जैसे हम जब नहर का कोई कैनाल बनाते हैं तो उसके साथ हम बैंकिंग करते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए, तो वह भी मिट्टी क्यूबिक मीटर में रखी जाती है। यहाँ से लमसम आप समझ सकते हैं कि अर्थवर्क का हर काम क्यूबिक मीटर में किया जाता है। इसके साथ ही अगर हम कुछ अलग से बात करें, कटिंग ऑफ ट्रीज़ यानी पेड़ों की कटाई, ऐसे जगह निर्माण कर रहे हैं जहाँ पेड़ों को काटना पड़ रहा है, जैसे आपको रोड या फिर नहर बनानी है तो रास्ते में आने वाले पेड़ को हटाना पड़ेगा, तो वो नंबर्स में आता है कि कितने पेड़ काट रहे हैं, उसके हिसाब से उसका आपको पैसा मिलता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन और बोल्डर, आप पत्थर या फिर बोल्डर्स को जब आप क्वेरी कर रहे होंगे, खोद रहे होंगे, पहाड़ से तोड़ के निकाल रहे होंगे, तो उसको भी क्यूबिक मीटर में ही हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो जैसा मैं बता रहा था, नॉर्मल लीड और लिफ्ट के लिए 30 मीटर और 1.5 मीटर, लीड 30 मीटर की होती है, लिफ्ट 1.5 मीटर का होता है। तो लाइम कंक्रीट की अगर हम बात करें इन फाउंडेशन, तो ये भी क्यूबिक मीटर में आता है। इसी तरीके से सीमेंट कंक्रीट का मतलब है कि जब आप कंक्रीट बना रहे होंगे तो उसमें सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। कंक्रीट में हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है कंक्रीट में क्या क्या होता है। सीमेंट होता है, गिट्टी, लाल बालू जिसे जनरली लोग मोरम कहते हैं, पानी होता है। तो अगर हम सीमेंट एज अ बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सीमेंट कंक्रीट कहलाएगा। अगर बाइंडिंग मटेरियल हम लाइम या चूना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो लाइम कंक्रीट कहलाएगा। और दोनों का ही कैलकुलेशन हम क्यूबिक मीटर में करते हैं। प्री कास्ट सीमेंट कंक्रीट या रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। प्री कास्ट का मतलब है कि पहले से उसकी कास्टिंग कर दी गई हो, साइट पे बस उसको ले जा करके
लगा देना हो, तो उसका भी हम जो एस्टिमेशन प्राकलन करते हैं वो क्यूबिक मीटर में ही करते हैं। सीमेंट कंक्रीट बेड ये भी क्यूबिक मीटर में ही आता है। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स, सील रोक रद्दा, इसका काम क्या होता है कि फाउंडेशन से जो सीलन हो वो आपकी दीवारों में न चढ़े, ताकि आपने जो महंगा पेंट या प्लास्टर लगाया है वो भद्दा सा न दिखे, ख़राब ना हो, इसलिए हम डैम प्रूफिंग करते हैं। तो डैम प्रूफिंग स्क्वायर मीटर में की जाती है। स्क्वायर मीटर में इसलिए की जाती है क्योंकि उसका जो डैम प्रूफ कोर्स का थिकनेस है वो पहले से स्पेसिफाइड है, पहले से ही वो आपको बता दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ स्क्वायर मीटर एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने दूर में हमें डैम प्रूफिंग करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं ब्रिक वर्क की। ब्रिक वर्क का मतलब ये है कि ईंट के साथ जो भी कार्य आप करेंगे, ईंट के साथ आपको क्या करने का आवश्यकता पड़ सकता है, दीवार बनाएंगे, उसमें फाउंडेशन बनाएंगे, फिर अगर आप रीइंफोर्स्ड ब्रिक रूफ बना रहे हैं तो आरबी रूफ, उसमें ब्रिक वर्क देखा जाएगा। तो कहीं भी ब्रिक का इस्तेमाल, ईंट का इस्तेमाल होगा तो उसको हम ब्रिक वर्क की श्रेणी में रखेंगे। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझ लेना है कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन यानी कि नींव में ब्रिक वर्क को अलग से कैलकुलेट करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर यानी कि अधिसंरचना में हम अलग से कैलकुलेट करते हैं ब्रिक वर्क। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रिक वर्किंग फाउंडेशन एंड प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर सबको क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेट किया जाता है। सन ड्राई ब्रिक, देखिए एक तो ईंट होती है जो ईंट भट्ठे से निकल के आती है, जिसको पकाया जाता है कोयले की आग में, तो वो तो काफ़ी मजबूत ब्रिक्स है। बट कुछ ऐसे पठारी क्षेत्र में जहाँ पे भट्ठे नहीं हैं, तो वहाँ पे सन ड्राई ब्रिक्स या थर्ड क्लास जो बिल्डिंग होती है उसमें सन ड्राई ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सन ड्राई ब्रिक वर्क को भी हम क्यूबिक मीटर में लिखते हैं। अब हनी कॉम ब्रिक है, ये कुछ ईंट को इस्तेमाल करके जाली नुमा बना दिया जाता है, तो उसको कई जगह पे स्क्वायर मीटर में देखते हैं और कई जगह पे क्यूबिक मीटर में भी देख लेते हैं। तो इन दोनों का ही, जैसे अब अपने उत्तर प्रदेश में ये क्यूबिक मीटर में चलता है, स्क्वायर मीटर में भी कई कई जगह पे है, तो ये दोनों में आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से जैक आर्च रूफिंग, वहाँ पर भी आपको ये स्क्वायर मीटर में दिखता है। ब्रिक वर्क इन वेल स्टेनिंग, कुएं में जो आप सरकमफ्रेंस पे लगाते हैं उस पर आप क्यूबिक मीटर में इस्तेमाल करते हैं। थिन पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल मतलब अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि बीम और कॉलम वाले मकान में रह रहे हैं तो उसमें जो अंदरूनी दीवारें होती हैं उनको कर्टन वॉल या पार्टीशन वॉल कहते हैं, तो वो पतली होती हैं, उनको हम स्क्वायर मीटर में देख लेते हैं। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क क्या है, ईंट के साथ आप सरिया या कोई भी रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं जो तनन बल को झेल सके, तो वो रीइंफोर्स की श्रेणी में आता है, रीइंफोर्स ब्रिक वर्क की श्रेणी में आता है। इसका जब आप आकलन करते हैं तो क्यूबिक मीटर्स में करते हैं। इसी तरीके से जब आप देखेंगे फायर प्लेस या चूल्हा या चिमनी में जब हम ईंट का इस्तेमाल करते हैं क्यूबिक मीटर में देखते हैं। तो ये सारे जब ब्रिक वर्क्स को हम पढ़ते हैं तो अमूमन क्यूबिक मीटर या स्क्वायर मीटर में इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरीके से स्टोन वर्क है, कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे पत्थर इजीली अवेलेबल हैं, हमारे पास उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे हम ईंट की जगह पे पत्थर को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोन मेसनरी, जितने रैंडम रूबल मेसनरी कुछ भी होता है तो उसको हम क्यूबिक मीटर में देखते हैं। इसी तरीके से स्टोन स्लैब, अगर सेल्फ स्लैब हम देखते हैं तो वो स्क्वायर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं उसके क्वांटिटी को। स्टोन वर्क इन वॉल फेसिंग या लाइनिंग, दीवार में अगर कुछ फेसिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोन को तो वो भी स्क्वायर मीटर में किया जाता है। अब वुड वर्क की बात आती है। वुड वर्क का मतलब ये है कि लकड़ी का काम जो भी हमारे भवन में होता है, मसलन आप फर्नीचर्स बनाने के लिए, दरवाजे खिड़की बनाने के लिए, उनके फ्रेम बनाने के लिए जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो मैं कहूँ अगर कि वुड वर्क डोर विंडो फ्रेम में, चौखट में, राफ्टर बीम सब में जो वुड वर्क लकड़ी इस्तेमाल होती है उसको क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट किया जाता है। समझने की बात यह है कि अगर आप क्यूबिक मीटर में लकड़ी खरीद रहे हैं तो उस पर सॉइंग यानी कि उसके चिराई का खर्चा आपको अलग से बेयर करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर डोर विंडो शटर ले रहे हैं आप तो वो स्क्वायर मीटर में आता है, मतलब पहले से दरवाजे बने बनाए आप ख़रीद रहे हैं मार्केट से, शटर्स मतलब उसके पल्ले, तो वो स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। इसी तरीके से जो डोर विंडो के फिटिंग्स हैं वो नंबर्स में आते हैं कि कितने लैचेस लग रहे हैं, कितने हिंजेस लग रहे हैं, वो नंबर्स में आ जाएंगे। इसी तरीके से सॉइंग ऑफ टिम्बर यानी कि लकड़ी जो आपने क्यूबिक मीटर में खरीद ली उसकी चिराई कराएंगे, वो भी स्क्वायर मीटर में आएगा। और बल्ली किस काम में आता है, स्टेजिंग स्कैफोल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जो मंच हम बनाते हैं जिस पे चढ़ करके मिशन काम करता है, या कुछ टेम्प्रेरी सपोर्ट के लिए, मसलन आप आरसीसी रूफ स्लैब को कास्ट कर रहे हैं तो उसके नीचे जो शटरिंग के नीचे सपोर्ट लगाएंगे तो बल्ली लगानी पड़ती है। तो उसका डायमीटर यानी कि व्यास आपका क्या है, स्पेसिफाइड है, तो वो मीटर्स में आ जाएगा कि कितनी मीटर आपको बल्ली की आवश्यकता पड़ेगी। स्टील वर्क की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे पास स्टील यानी कि इस्पात की वस्तुएं इस्तेमाल होती हैं भवन निर्माण में, उसको हम स्टील वर्क की श्रेणी में रखते हैं। इनका स्टील वर्क अधिकतर हम क्विंटल या कह लीजिए वजन में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं जैसे रोल्ड स्टील, जॉइस्ट, चैनल, एंगल, टी, फ्लैट्स, स्क्वायर, कुछ भी जो पहले से इंडियन स्टैंडर्ड सेक्शंस हैं वो सारे के सारे आपको क्विंटल्स में मिलते हैं। स्टील रीइंफोर्समेंट यानी सरिया जितनी भी है अलग अलग डायमीटर्स की जो आपके आरसीसी आरबी वर्क में इस्तेमाल होती है वो भी क्विंटल में आती है, वजन के हिसाब से आती है। फैब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, फैब्रिकेशन का मतलब क्या है, स्टील के साथ आप कुछ बना रहे हैं या उसको एक जगह से दूसरी जगह तक लिफ्ट या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जो उसका खर्चा आता है वो भी पर क्विंटल के हिसाब से ही देखते हैं हम। आयरन वर्क इन स्ट्रट्स, जो भी हम कोई स्ट्रस बनाते हैं उसके अंदर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं आयरन, उसका कैलकुलेशन हम क्विंटल में ही करते हैं। गसेट प्लेट ये होती है अलग अलग मेंबर्स को जोड़ने के लिए एक प्लेट इस्तेमाल की जाती है स्टील की, यह अमूमन फ्लैट सेक्शन होता है, उसको भी आप क्विंटल में ही देखते हैं। कटिंग ऑफ आयरन जॉइस्ट, कोई भी सेक्शन है उसके कटिंग का कॉस्ट वो सेंटीमीटर में लेते हैं हम। थ्रेडिंग को भी हम सेंटीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं। वेल्डिंग, शोल्डरिंग, शीट, मतलब कि आयरन की जो मेंबर्स हैं, इस्पात के जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनको जब जोड़ने की प्रक्रिया हम अपनाते हैं तो उसको भी सेंटीमीटर में ही लेते हैं। कास्ट आयरन या सीआई पाइप्स जितने भी होते हैं उनको मीटर्स में लेते हैं क्योंकि इनका डायमीटर स्पेसिफाइड होता है, तो उनका अलग अलग रेट्स होता है। अब रिविट, बोल्ट, नट, एंकर बोल्ट, ये सारे के सारे जो फास्टनर्स हैं वो सब के सब क्विंटल्स में यानी कि वजन के हिसाब से आते हैं। तो अमूमन आप समझ सकते हैं कि स्टील के जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे वजन में आते हैं। अब कुछ रूफिंग मटेरियल्स हैं, छत बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसको किस में कैलकुलेट करते हैं। देखिए जितनी टाइल्स आती हैं अमूमन स्क्वायर फीट के हिसाब से आती हैं। कंट्री टाइल्स मतलब होममेड टाइल्स जो नॉर्मल उसमें पकती हैं उनको भी स्क्वायर मीटर में लेते हैं। जीआई शीट, एस्बेस्टर शीट्स जो गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट कोरुगेटेड होती हैं या एस्बेस्टर की शीट होती है स्क्वायर मीटर्स में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आरसीसी आरबी रूफ जो होता है वो भी क्यूबिक मीटर्स में हम कैलकुलेट करते हैं, वो आपको पता है। लाइम कंक्रीट वाले भी सारे के सारे स्क्वायर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं अगर थिकनेस स्पेसिफाइड हो तो। प्लास्टरिंग की बात हम करें तो प्लास्टरिंग अगर थिकनेस स्पेसिफाइड है मतलब कितना मोटा प्लास्टर करना है तो स्क्वायर मीटर में आता है। इसी तरीके से डैडो और स्कर्टिंग दो महत्वपूर्ण चीज़ है। आपने देखा होगा कि बाथरूम में जो ज़मीन से लेकर के ऊंचाई तक टाइल्स लगा देते हैं या फिर सीमेंट के पेस्ट के साथ एक एकदम प्लेन फिनिश देते हैं, बाथरूम में आपके हाइट के बराबर होता है उसको डैडो बोलते हैं। कमरों में ये अमूमन 6 इंच होता है तो उसको हम स्कर्टिंग बोलते हैं। वो सारे के सारे रनिंग मीटर्स में और डैडो को स्क्वायर मीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। वाइट वॉशिंग वगैरह सब स्क्वायर मीटर में आता है। डिस्टेम्परिंग, पेंटिंग सारा स्क्वायर मीटर में आता है। पॉलिशिंग, वुडवर्क ये भी स्क्वायर मीटर में आएगा। और लेटर्स वगैरह अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो नंबर्स में आएगा। तो इस तरीके से आप देख पाए कि अमूमन पेंटिंग, प्लास्टरिंग स्क्वायर मीटर में आता है। फ्लोरिंग की अगर हम बात करें तो आपको ये अमूमन स्क्वायर मीटर में मिलता है, अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि फ्लोर्स जितने भी कैलकुलेट होते हैं वो स्क्वायर मीटर में आते हैं क्योंकि इनकी थिकनेस पहले से स्पेसिफाइड होती है, पहले से बताया गया होता है। कुछ इसमें और भी मिसलेनियस है, मसलन कुछ ऑर्नामेंटल वर्क अगर आपको करना है तो वो मीटर्स में आता है। रेलिंग वगैरह अगर लगानी है तो मीटर्स में आपके पास आएगा। सरफेस ड्रेन यानी कि कुछ नाली वगैरह बनाना है तो वो भी क्यूबिक मीटर्स में। इस तरीके से सारे जैसे जंगल क्लियरेंस है वो आपको हेक्टेयर में आएगा कि कितना हेक्टेयर आपको जंगल क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ मटेरियल देख लेते हैं कि मटेरियल हमारे पास किस रूप में सप्लाई होता है। जैसे ब्रिक हमें नंबर्स में मिलता है, सैंड, सुर्खी ये क्यूबिक मीटर में, सीमेंट हमें 50 किलो के बैग में अमूमन मिलती है नॉर्मली, स्लैग्ड लाइम ये हमें क्विंटल में मिलता है। इस तरीके से आप देखेंगे ब्रिक, बैलास्ट मतलब होता है ईंट को तोड़ करके बनाई हुई गिट्टी, ये भी क्यूबिक मीटर में मिलती है। टिम्बर यानी कि लकड़ी हमें क्यूबिक मीटर में मिलती है। स्टील क्विंटल में मिलता है। बिटुमिन टन में मिलता है, मतलब वजन के हिसाब से। बिटुमिन, कोल ये सब वजन के हिसाब से मिलता है।
इस तरीके से अगर आप देखेंगे जीआई शीट जो आपको मिल रही है वो भी क्विंटल के हिसाब से आएगी। और इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विचेस, सीलिंग, ये सब नंबर्स में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ वायर्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायर, ये भी आपको क्विंटल्स में मिलेंगे। आप वाटर क्लोजेट, जितने भी आपके सैनिटरी फिटिंग्स है वो सब के सब आपको नंबर्स में मिलेंगे। बेसिन वगैरह आप देख पा रहे हैं, जितने भी सैनिटरी फिटिंग्स है सब के सब नंबर्स में आपको मिलते हैं। पाइप्स वगैरह जो होती हैं वो मीटर्स में आपको सप्लाई होती हैं। इस तरीके से स्पन यान, कुछ अगर आपको धागे खरीदने हैं तो वो आपको केजी में मिलेगा। पेंट वार्निशेस जितने भी होंगे वो सब के सब लीटर में आपको मिलते हैं। कुछ तोड़ना है तो एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होता है, मसलन अगर पत्थर तोड़ना है तो वो एक्सप्लोसिव्स केजीज में, केजी यानी कि वजन के हिसाब से मिलते हैं। अब आपको लेबर कॉस्ट किस में देनी होती है वो देख लेते हैं। जैसे आप सीमेंट कंक्रीट के लिए अगर कोई लेबर हायर कर रहे हैं तो उसका जो स्टैंडर्ड रेट है 175 क्यूबिक फीट पर मेसन करेगा एक दिन में काम, इससे ज़्यादा आप उससे काम नहीं ले सकते। इसी तरीके से प्लास्टरिंग अगर सीमेंट लाइम के साथ है तो 80 स्क्वायर फीट वो काम करेगा। ये स्टैंडर्ड तरीके हैं कि कैसे आप लेबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर मैं आखिरी में बताऊं आपको कि हमने आज के प्रशिक्षण में क्या क्या देखा, तो मैं आपसे कह पाऊंगा कि हमने परिचय किया एस्टिमेशन कॉस्टिंग से कि एस्टिमेशन क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद हमने यह देखा कि अलग अलग एस्टिमेशन के तरीके क्या क्या हैं। फिर हमने देखा कि टेक्निकल टर्म्स हम कौन से इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी में हमने अलग अलग आइटम ऑफ वर्क, सप्लाई ऑफ मटेरियल और लेबर या आर्टिजियन के कैसे पेमेंट्स होते हैं उसके बारे में चर्चा किया। मैं समझता हूं कि आज का यह पार्ट आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।